हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में विलियन वाले अध्याय में हम जो है इसमें चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसमें जो है कुछ अंकित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें कुछ अंकित प्रश्न दे रखे हैं। उन अंकित प्रश्नों को जो है हम आज जो है इसमें हल करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है इसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें कह रहा है कि 0.1 m विलियन को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.1 m विलियन है। अब इसमें 4 आपको दे रखे हैं पदार्थ। पहला पदार्थ दिया हुआ है NaCl, दूसरा पदार्थ दे रखा है MgCl2, तीसरा दे रखा है यूरिया और चौथा दे रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेटा हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पर? हमारा प्रश्न ये है कि इन विलयनों की सांद्रता तो सबकी एक समान है, लेकिन हमको जो है इन विलयनों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुविकल्पी प्रश्नों में से प्रश्न है। देखिए, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं पहले, तो किस प्रकार आपको इसे हल करना है वो मैं आपको इसे बताने जा रहा हूं। देखिए, क्वथनांक का बढ़ता क्रम चाहिए आपको। क्वथनांक का बढ़ता क्रम, यह हमारा उद्देश्य है। अब देखिए, आपने पढ़ा है क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टीबी नॉट क्या था? विलायक का क्वथनांक। और विलायक का क्वथनांक जो है, जैसे अपन विलायक सामान्यतः पानी में घोला जाता है इनको, तो विलायक तो आपका हो गया पानी, और पानी के लिए क्वथनांक का मान रहेगा एक स्थिरांक राशि। पानी का क्वथनांक एक स्थिरांक राशि होगी। अब बेटा, डेल्टा टीबी में और टीबी में हमें संबंध क्या दिख रहा है कि अगर टीबी की वैल्यू ज्यादा है, अगर टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो अंतर भी ज्यादा होगा, और अगर टीबी कम होगा तो ये अंतर जो है वो भी कम हो जाएगा। मतलब विलयन का क्वथनांक जो होगा वो क्वथनांक उन्नयन के साथ समानुपात का संबंध प्रदर्शित करेगा। क्वथनांक समानुपाती है क्वथनांक उन्नयन। ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है कि विलयन का जो क्वथनांक होगा वो क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होगा। अब बेटा देखो, इसमें कैसे हल करना है। अब सांद्रता इन सबकी एक समान है। क्वथनांक उन्नयन जो है एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है। जैसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो ये आयनों में वियोजित होगा। एक बनेगा एल्यूमिनियम आयन और 3 बनेंगे क्लोराइड आयन। AlCl3 को पानी में डाला जाए तो इससे एक तो एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन, यानी टोटल 4 आयन मिलेंगे आपको। यूरिया अवियोजित रहता है, जितने अणु डाले जाएंगे उतने के उतने ही रहेंगे। MgCl2 से 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड, 3। NaCl में 2। अब आप देख लीजिए इसको कि कणों की संख्या जहां ज्यादा होगी
कणों की संख्या जहां ज्यादा होगी वहां क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा। जहां कणों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर क्वथनांक उन्नयन का मान अधिक आएगा, और जहां कणों की संख्या कम होगी वहां क्वथनांक उन्नयन का मान कम आएगा। तो बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक आपको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड में, यानी फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा क्वथनांक। उसके बाद सेकंड वाले का क्वथनांक, फिर उससे कम हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले का NaCl, और सबसे कम कणों की संख्या आपके यूरिया में, तो यूरिया का क्वथनांक सबसे कम आएगा। तो इस तरह से हम यहां पर इसमें इस प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। कणों की संख्या ज्यादा तो क्वथनांक उन्नयन ज्यादा, और क्वथनांक उन्नयन ज्यादा तो क्वथनांक का मान ज्यादा। कारण, क्योंकि क्वथनांक में और क्वथनांक उन्नयन में क्या है, समानुपात का संबंध होता है। इसी प्रकार से अगर हम जो है इसको हिमांक अवनमन के लिए निकालें, हिमांक के लिए निकालें, तो हिमांक अवनमन में और हिमांक में व्युत्क्रमानुपात का संबंध निकलेगा। आप इसी प्रकार मानों को रख करके हल करेंगे तो हिमांक अवनमन में और हिमांक में जो है व्युत्क्रमानुपात का संबंध आएगा। अगर आपको यही प्रश्न जो है हिमांक अवनमन के लिए कहा जाए तो इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। अगर हम इसी प्रश्न को हिमांक अवनमन के लिए लागू करते हैं तो इसमें क्रम जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। कारण क्या है, हिमांक में और हिमांक अवनमन में व्युत्क्रमानुपात का संबंध पाया जाता है। तो ये बेटा बहुविकल्पी में एक प्रश्न था जो बच्चों को परेशान करता है थोड़ा। देखिए इसके बाद में एक इसमें आपका अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, मोलरता किसे कहते हैं, इस पर ताप का प्रभाव बताइए। मोलरता किसे कहते हैं और इस पर ताप का प्रभाव बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मोलरता की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं। देखिए एक तो होती है मोलरता और एक होती है मोललता। मोलरता में हमें विलयन का आयतन लेना होता है। मोलरता में विलयन का आयतन लिया जाता है, और विलयन का आयतन जो होता है वो ताप के द्वारा प्रभावित होता है। सामान्यतः तापमान की वृद्धि के साथ साथ आयतन के मानों में वृद्धि होती है। ताप बढ़ेगा, विलयन का आयतन बढ़ेगा, और विलयन का आयतन बढ़ेगा तो मोलरता के मान में कमी आएगी। ताप घटे, ताप घटने पर आयतन में क्या होगी, कमी होगी, और आयतन में कमी होगी तो मोलरता के मान में वृद्धि होगी। तो इस तरह मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। और क्यों पड़ता है, क्योंकि तापमान परिवर्तन से आयतन के मान में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको मोललता के संदर्भ में दिया जाए, मोललता, तो मोललता के संदर्भ में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोललता में हम विलेय का भी द्रव्यमान ले रहे हैं और विलायक का भी द्रव्यमान ले रहे हैं, और किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसमें एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मोलरता और मोललता दोनों में कौन ज्यादा अच्छा हो। मोलरता में और मोललता में दोनों में कौन ज्यादा अच्छा होगा, तो इसका आंसर होगा बेटा मोललता जो होगी वो अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होगी। मोललता अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होगी, और उसका कारण क्या है, क्योंकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि मोलरता के ऊपर ताप का प्रभाव होता है। फिर बेटा अति लघुत्रात्मक में क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्मियों में कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। प्रश्न है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रयोग की सलाह दी जाती है। बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो पानी का हिमांक कम हो जाता है। इसका 35% विलयन हिमांक को -17 डिग्री सेल्सियस कर देता है। तो गर्मी के मौसम में तो इसको मिलाने का कोई मतलब नहीं निकलता। कारण गर्मी के मौसम में हमारे भारत में तापमान जो होता है वो इतना होता है कि पानी जमेगा नहीं। इसकी आवश्यकता पड़ती है केवल ठंडे इलाकों में।
अगर मौसम जहाँ ठंडे इलाके हैं और मौसम ठंडा ज़्यादा है तो रात को वाहन खड़ा करने पर वाहन के रेडिएटर का पानी जम जाएगा, और जब पानी जमता है तो पानी के जमने पर आयतन बढ़ता है, जिससे रेडिएटर की नलियों में क्रैक आ जाता है, यानी वाहन को नुकसान पहुंचता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, पानी को जमने से रोकना पड़ेगा, और पानी को जमने से रोकने के लिए इथाइलिन ग्लाइकॉल अपने को मिलाना पड़ता है। तो इसका प्रयोग जो है केवल ठंडे इलाकों में ठंडे मौसम में किया जाता है। गर्म भारत के जो अधिकांश भाग हैं वो गर्म है, और वहाँ जो है गर्मियों के मौसम में इसके प्रयोग की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल इसकी आवश्यकता पड़ती है बहुत जहाँ इलाके ज़्यादा ठंडे होते हैं, रात के समय टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाता है, केवल वहीं पर आपको इसकी आवश्यकता होगी, अन्य किसी स्थान पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर बेटा लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आयनिक यौगिक AB का आपका लघुत्तरात्मक में है, यौगिक आपका आयनिक है AB। अब इसमें कह रहा है सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार के मान दे रखे हैं। इसका सैद्धांतिक अणुभार दिया हुआ प्रश्न में आपको 58.2 और प्रेक्षित अणुभार दिया हुआ है आपके लिए 30। सैद्धांतिक अणुभार 58.2, प्रेक्षित अणुभार का मान है 30। अब ये कह रहा है कि वानठाफ गुणांक एवं वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। आपको दो चीज निकालनी है, एक तो वानठाफ गुणांक आई निकालना और एक अल्फा यानी वियोजन की मात्रा निकालनी है। देखिए आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक टूटेगा A+ में और B- में। जब A+ और B- में टूटेगा यानी कितने कणों में टूटा, 2 कणों में। तो 2 कणों में टूटने का मतलब हुआ n का मान हो गया आपका 2। 2 कणों में टूटने का अर्थ हुआ n का मान 2। अब इसमें जरा देखिए, आपको निकालना है, इसमें पहले तो निकालना है I का मान। तो I का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसका सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। अब सैद्धांतिक अणुभार का मान आ रहा है 58.2 और प्रेक्षित अणुभार का मान आ रहा है 30। तो 58.2 को भाग करना है 30 से, ये आ रहा है आपका 1.94 आई का मान। अब इसके बाद आपको आवश्यकता है अल्फा के मान की, वियोजन की मात्रा अल्फा। तो I-1 अपॉन n-1, I-1 अपॉन n-1। देखिए I का मान आपने निकाला 1.94, n का मान ये हो गया, तो ये हुआ आपका 0.94 और 0.94 का मतलब हुआ 94%। यानी आपका जो आयनिक यौगिक है उस आयनिक यौगिक के वियोजन की मात्रा 94% होगी। ये बेटा इसका लघुत्तरात्मक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बेटा इसके बाद देखो आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 आंकिक प्रश्नों में। देखिए क्वेश्चन 4 में दे रखा है
कि प्रोटीन के 0.21 लीटर जलीय विलयन, ये चौथा क्वेश्चन है, 0.21 लीटर विलयन, ये विलयन का आयतन दिया आपको। अब ये कह रहा है 1.26 ग्राम प्रोटीन है, इसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब, तापमान है 300 केल्विन और परासरण दाब का मान है 2.57 इंटू 10⁻³ 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब आपको कह रहा है बेटा प्रोटीन के अणुभार की गणना करनी है और इसमें आपको R का मान दे रखा है 0.08 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये बेटा आपने को दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, अणुभार m निकालना है। देखिए बेटा परासरण दाब के लिए आपने फॉर्मूला निकाला था WRT/mv। अब पाई तो आपको दिया हुआ है, आपको आवश्यकता है m की, तो m के रूप में हो जाएगा ये WRT अपॉन पाई v। अब W का मान 1.26 दिया हुआ प्रश्न, R का मान 0.08 ये भी प्रश्न में आपको दे रखा है, T का मान 300 केल्विन ये भी दिया हुआ है, 2.57 10⁻³ बार और आयतन दिया है 0.21 लीटर। तो इसे जब आप हल करते हैं तो ये आएगा बेटा 56.031 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया आपका लगभग 56,000 यू। तो इस तरह से हम यहां पर अणुभार की गणना जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए एक प्रश्न और इसका, ये आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है उस ताप की गणना करो जिस पर 250 ml जल में 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाता है। यह प्रश्न संख्या 8 है, विलायक का द्रव्यमान WB 250 ग्राम, फिर विलेय का द्रव्यमान WA 54 ग्राम और KF दिया हुआ है आपको, KF है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स और विलेय पदार्थ के रूप में आपको दे रखा है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है विलेय पदार्थ के रूप में।
आपको यहाँ निकालना क्या है, आपको निकालना है विलयन का हिमांक, कितने तापमान पर विलयन जमेगा। देखिए कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आप इसमें हिमांक निकालने के लिए हिमांक अवनमन को निकालेंगे, और हिमांक अवनमन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ एम, और के एफ के स्थान पर के एफ मूललता में विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणुभार और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। किलोग्राम बनाने के लिए आपको 1000 की आवश्यकता पड़ेगी। अब के एफ की वैल्यू 1.86, डब्ल्यू ए 54, 1000 एम ए। देखिए ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6, 12 × 6, 12 × 1, 16 × 6, ये आएगा आपका 180, और WB 250, 4 बार 18 या 54, और ये हो जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो 2.23 आ रहा है। 2.23 केल्विन। अब इसके बाद में हमें ये हिमांक अवनमन का मान मिला है, जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको, हिमांक। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो विलयन का हिमांक हुआ टी एफ, हिमांक टी एफ का मान आ जाएगा टी एफ नॉट, पक्षांतरण कर दिया, इसे उधर ले जाएंगे, डेल्टा टी एफ। पानी का हिमांक होता है 273 केल्विन, और ये आया आपका हिमांक अवनमन, अभी हो जाएगा आपका 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और ये हो जाएगा 270.77 केल्विन। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ विलयन के हिमांक की गणना कर सकते हैं। और इस प्रकार बेटा आपके इस अध्याय के जो प्रश्न थे, अधिकांश प्रश्न में आपको जो है बता चुका, जिन प्रश्नों में आपको समस्या आ सकती थी वो सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए। एक इसमें इसका एक बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 7 और देख लीजिए, इसमें भी हो सकता है दिक्कत लगे किसी को, कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये कह रहा है शर्करा का 5% विलयन है परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 7, शर्करा 5% विलयन, और इसका हमें निकालना है परासरण दाब। देखिए परासरण दाब कैसे निकलेगा, पाई इज इक्वल WRT अपॉन MV। अब W का मान 5% विलयन का मतलब 5 ग्राम शर्करा 100 ग्राम विलयन, तो 5, R का मान 0.082। तापमान आपको जो है प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, जब तापमान नहीं दिया है तो मानक ताप 25 डिग्री, सामान्य ताप जो अपन 25 डिग्री सेल्सियस पे गणनाएं करते हैं वो आ जाएगा। M पदार्थ का अणुभार, चीनी का फॉर्मूला है C12H22O11, और अणुभार का मान हो गया 300
42 और आयतन आप लेंगे 100 ml, परसेंट में दिया है तो आयतन 100 ml होगा और इस ml को आपको जो है चेंज करना है लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर आप इसमें लगाएंगे 1010 और तो इस तरह से आएगा आपका यहां पर 3.5780। तो इस प्रकार से हमें जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है वो प्राप्त हो जाता है।